बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है इंटरनल ग्रिथ वेल्ड कोटिंग विद रोबोटिक क्रॉलर मशीन के साथ। तो उसका पार्ट 1 जो है वो हमने पिछले दिनों कंप्लीट किया, उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो अभी जो है वो मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूँगा। तो ये वीडियो जो है मेरे उन कोटिंग इंस्पेक्टर दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस वाली है जो फील्ड में काम करते हैं और जिनके पास इंटरनल कोटिंग का नॉलेज बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जब हमने पार्ट 1 को शुरू किया था तो ये 6 ब्लॉक्स जो थे, इसमें हमने पहले 3 जो थे वो पार्ट 1 में कंप्लीट किए। यानी हमने सबसे पहले APCS के बारे में पढ़ा कि इंटरनल कोटिंग जॉइंट्स के लिए कौन सा APCS यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में हमने पढ़ा था सेटअप के बारे में कि इंटरनल कोटिंग के लिए कौन सा सेटअप यूज़ होता है। और जो तीसरा है वो था PPT, प्री प्रोडक्शन ट्रायल, यानी कोटिंग प्रोडक्शन जॉइंट को करने से पहले PPT के ऊपर मशीन को वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन किया जाता है। अब पार्ट 2 में हम इसके अगले वाले पार्ट्स जो हैं वो हम आज करेंगे। तो उसमें जो नंबर 4 पे है वो है सरफेस प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन जॉइंट्स। यानी जब हमने अपना PPT कर लिया, कंप्लीट हो गए, इसके जो फील्ड के टेस्ट हैं उसमें हमारा PPT जो था वो पास हो गया। लेबॉर्ट्री के रिपोर्ट्स जो है वो तो तकरीबन 2-3 दिन के बाद आती है, जिस तरह के मैंने पहली वीडियो में बताया था। वो आम तौर पर पास होती है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। तो उसके बाद हम प्रोडक्शन जॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारे अक्सर दोस्त जो है वो पूछते हैं कि PPT करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसका आंसर ये है कि एज़ पर स्टैंडर्ड जो है, सऊदी अरामको का स्टैंडर्ड जो H-201 के मुताबिक, अगर आपके पाइप का डाया 8 इंच से लेके 36 इंच यानी 8 to 36 इंच तक आपके पाइप का डाया है तो आपने PPT करना है। अगर इससे ज़्यादा का डाया है तो फिर इसके लिए आपको PPT करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े डाये में आप अंदर जाकर विजुअली जॉइंट को देख सकते हैं, लेकिन जो छोटा डाया है यानी 36 इंच और 36 इंच से नीचे वाले जितने भी हैं, 32 इंच का हो गया, 30 इंच का, 24 इंच वगैरह का, तो ये सारा जितना भी है इसमें आदमी जो है वो अंदर जाके नहीं देख सकता। तो उसके लिए फिर हम PPT करते हैं और रोबोटिक क्रॉलर मशीन जो है वो यूज़ करते हैं। बड़े डाई के लिए भी रोबोटिक क्रॉलर मशीन यूज़ होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर अंदर जाकर हम देख सकते हैं, लेकिन छोटे डाई में हम अंदर नहीं देख सकते। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक जो है वो हमारा है सरफेस प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन जॉइंट। तो जब प्रोडक्शन जॉइंट पर मशीन जाती है उस जॉइंट पे, तो जो प्रोसेस वहाँ पर यूज़ होता है जो उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। यानी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के ज़रिए से हम उस जॉइंट को ब्लास्टिंग करते हैं, उसकी सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ पर एक व्हील होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं हेड। वो हेड जो होता है वहाँ से ग्रिट और शॉट दोनों मिक्स होकर निकलती है। यानी उसके व्हील के दोनों व्हील जो है वो सेंटर में होता है मशीन के, और उस व्हील के दोनों साइडों पर एक छोटा बॉक्स होता है जिधर ग्रिट और शॉट जो है वो मिक्स करके उसके अंदर डाली जाती है,
फिर वो हाई स्पीड से जब व्हील घूमता है तो वो बहुत प्रेशर के साथ शॉट और ग्रिट जो है वो जॉइंट को जाके लगती है, जिससे जॉइंट क्लीन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं वाजे कर दूं कि ये जो मशीन है रिबोटर क्रॉलर मशीन ब्लास्टिंग के लिए, ये सरफेस प्रोफाइल नहीं बनाती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्लीननेस लेवल देगी, यानी ये आपको SA3 लेवल क्लीननेस का देगी। अगर आप ये समझते हैं कि शायद ये प्रोफाइल क्रिएट करके दे, तो ये प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेगी, करती भी होगी थोड़ी, लेकिन बहुत कम, अरामको के स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत ही कम, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसका मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ ये है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के दौरान जब इसके जॉइंट में वो वेल्डिंग बीड होती है अंदर, तो वहाँ पर वेल्डिंग फ्लक्स यानी कि एक बहुत पतली और काले रंग की लेयर जो है वो उसके ऊपर जम जाती है वेल्डिंग के दौरान, और वो फ्लक्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये मशीन जो है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के ज़रिए से ये मशीन जो है वो उसको क्लीन करती है, मतलब वो इतना ज़्यादा क्लीन कर देती है कि वो SA3 लेवल जो है क्लीननेस का वो आपको नज़र आता है। अच्छा, बाकी क्या है कि अगर छोटा मोटा कोई डेब्रिस वगैरह या कोई कचरा या कोई डस्ट वगैरह है तो वो उससे क्लीन हो जाता है। जब आपका क्लीनलेस मशीन ने कर दिया, क्लीनिंग हो गई, तो फिर आपने उसको विजुअली इंस्पेक्शन करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या उसका चेक करना है कि कहीं पर भी कोई वेल्ड स्पैटर तो नहीं है, या कहीं पर भी कोई शार्प एजेस तो नहीं है, कोई अंडरकट तो नहीं है, आया कि वो वेल्ड बीड जो है वो 1.5 mm अकॉर्डिंग टू सऊदी अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। क्यों? अगर वो 1.5 mm से ज़्यादा बीड होगी तो वो हाई पेनिट्रेशन होती है और जो उसमें फाइनल इंस्पेक्शन में हॉलीडे आने का खतरा होता है, यानी जॉइंट आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब ब्लास्टिंग आपकी ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम अपने 5th नंबर ब्लॉक जो है वहाँ पर। अब हमने क्या किया, कोटिंग मशीन को अंदर डाला। जब कोटिंग मशीन को अंदर डाला तो सेम वही उसको उसके जो प्रोसीजर है इम्प्लीमेंटेशन करना है जो हमने PPT के ऊपर किया था। फॉर एग्जांपल हम 5 to 6 साइकिल उसके ऊपर अप्लाई किए थे, हम वही 5 to 6 साइकिल जो है हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्यों? उस टाइम आइडिया हो जाता है, जब हम PPT करते हैं तो ऑपरेटर को पता होता है कि मैंने 5 साइकिल देने या 6 साइकिल में मेरी DFT जो है वो 600 माइक्रोन से लेके 700 माइक्रोन तक आ जाएगी, क्योंकि एज पर अरामको स्टैंडर्ड जो है DFT 500 माइक्रोन से लेके 750 माइक्रोन होनी चाहिए। उसके बाद जब कोटिंग हो गई तो कोटिंग होने के बाद कोटिंग मशीन बाहर आती है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद अब हम जाते हैं हमारा लास्ट पार्ट जो है इस चार्ट का लास्ट पार्ट, यानी 6 नंबर जो है फाइनल इंस्पेक्शन। तो फाइनल इंस्पेक्शन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जॉइंट को ठंडा होने तक इंतज़ार करना है। क्यों? जब हमने कोटिंग को अप्लाई किया था तो ऑलमोस्ट 225 से लेके 250 सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग पाउडर डाटा शीट जो है उसके मुताबिक टेम्परेचर होगा। तो हमने टेस्ट कब करना है? जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने कोई भी टेस्ट करना है जॉइंट के ऊपर, कोटिंग जॉइंट के ऊपर, तो वो होना चाहिए टेम्परेचर उसका लेस देन 80 सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर को चेक करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर लेस देन 80 सेल्सियस होगा हम कैमरा जो है फाइनल इंस्पेक्शन के लिए वो हम अंदर दाखिल करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम वो मशीन जो है उसको बाहर कैलिब्रेट करेंगे, उसकी बाहर DFT चेक करेंगे, वो शिम के ज़रिए से DFT शिम होती है उसमें उसको मिनिमम शिम के ज़रिए उसको DFT उसकी चेक करेंगे और मैक्सिमम जो शिम है उस पर उसको चेक करेंगे। बाद में हम उसका
वोल्टेज चेक करेंगे वोल्ट मीटर के साथ, क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड वोल्ट जो है वो 2200 वोल्ट्स होने चाहिए। अब हमारी मशीन कैलिब्रेशन हो गई, फाइनल इंस्पेक्शन की, तो मशीन अंदर गई। जैसे ही मशीन जॉइंट पर पहुंची तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वहां पर जॉइंट नंबर लिखा होना चाहिए, जो कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बाकायदा जो सऊदी अरामको का स्टैंडर्ड है उसके अंदर मेंशन लिखा है, किया हुआ है कि वो जॉइंट नंबर जो है वो लाजमी तौर पर लिखा होना चाहिए फॉर ट्रेसिबिलिटी। कि हम फॉर एग्जांपल FW01 है तो FW बाहर जो लिखा हुआ है वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने वो 01 है, तो अंदर भी 01 ही लिखा होना चाहिए। अब वहाँ से हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग करने के बाद हम सबसे पहले जो काम करना है वो चेक करनी है विजुअल इंस्पेक्शन। यानी विजुअल इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने क्या चेक करना है, पूरे जॉइंट को 360, कैमरा जो है वो 360 डिग्री पे घूमता है। तो उसमें वो क्या चेक करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि कहीं पे कोई लंप्स तो नहीं है, कोई बबल तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा कोई पोरेसिटी वगैरह तो नहीं है, या कहीं पे कोई हमारी जो कोटिंग है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है। अगर तो है तो फिर उसके बाद आगे हम प्रोसेस शुरू करेंगे, अगर नहीं है तो हम वहीं से ही कैमरा बाहर निकाल देंगे और उसको रिपेयर जॉइंट में ले जाएंगे। जब हमने विजुअल इंस्पेक्शन कर ली तो फिर हम उसकी DFT चेक करते हैं। तो DFT जो है वो भी अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने 8 रीडिंग लेनी है, 8 रीडिंग लेनी है हमने। तो फिर हम उसकी एवरेज लेते हैं। तो वो एवरेज जो है वो अकॉर्डिंग टू, जिस तरह के मैंने पहले बोला है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए 500 से 750 के दरमियान में। उसके बाद हमारी DFT भी होगी। तो उसके बाद हम चेक करते हैं हॉलीडे टेस्ट। तो हॉलीडे टेस्ट जो है वो भी हमारा 360, वो बुर्श जो होता है उसके साथ मशीन के साथ लगा होता, वो भी उसी तरह ही घूमता है। तो जब हॉलीडे हमारा पास हो गया, DFT भी हमारी ओके होगी, विजुअल इंस्पेक्शन भी हमारी ओके होगी, तो इसका मतलब हमारा जॉइंट पास हो गया। अब क्या करना है, हमने इस सब प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करके तो एक CD जो है वो हमने अपने पास रिकॉर्ड में रख लेनी है, और एक CD और रिपोर्ट जो है वो हमने अरामको में सबमिट कर देनी है। ये है प्रोसीजर इसका। तो इसके बाद मैं एक वीडियो है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें वो मशीन जो है वो किस तरह ब्लास्टिंग करती है, किस तरह कोटिंग करती है और किस तरह फाइनल इंस्पेक्शन करती है। तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में हमारा ये जो सेशन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 जो है, तो काफ़ी दोस्तों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा इंटरनल कोटिंग को लेके। तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो इंटरनल कोटिंग FBE के लिए, तो लाजमी तौर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ जो एज ए कोटिंग इंस्पेक्टर फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है इंटरनल FBE कोटिंग का, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टेक्निकल टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। The internal